नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद क्लासेस में, जहां हमारा संविधान के विकास का कालक्रम चल रहा था, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान। ठीक है, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने किस तरीके से संविधान के बनने की प्रक्रिया को जाना कि कैसे हमारे भारत में निर्वाचन हुआ, किस तरीके से संविधान के निर्माण की प्रगति हुई थी, किस तरीके से हमारे जो संविधान में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की थी। ठीक है, तो उसी को हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, यही हमारा क्या है, भारतीय संविधान। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम आगे देखते हैं कि हमारे संविधान के लागू होने के, आपको जैसे कि पता होगा संविधान लागू कब होता है, एक प्रश्न, संविधान लागू कब होता है, पहला। ठीक है, तो ये हमारा लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। और इसकी निर्माण प्रक्रिया पूर्ण कब हुई, निर्माण प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, और मैंने कहा था कि इस दिन हमारे 16 अनुच्छेद क्या हो जाते हैं, लागू। इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। अब संविधान के अंदर ढांचा क्या है, संविधान के अंदर है क्या, तो यदि मैं पूरी संविधान की अगर पुस्तक की बात करता हूं कि हमारे संविधान में है क्या, तो भारतीय संविधान अपने अंतर्गत सबसे पहली बात क्या क्या रखती है, इसके अंतर्गत 22 भाग हैं। ठीक है, और इन भागों के अंतर्गत ही 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, तो इसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और हमारे 12 भाग हैं वर्तमान में। पर यदि मैं बात करता हूं संविधान के निर्माण के समय, जब हमारा संविधान लागू होता है तो उस समय पर हमारे पास कितने थे। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। और अब अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में, वर्तमान यानी 2025, अभी जब हम हैं, तो वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो कि हमारा संविधान अपने अंदर पूर्ण रूप से रखता है। तो ये कुछ संविधान संशोधन के तहत इसके अंदर हमारे आगे को हमारी अनुसूचियां आती हैं। तो चलिए हम इन 22 भागों को देखें कि जो हमारे संविधान के बारे में बताते हैं, और 395 अनुच्छेद। ये 22 भाग बच्चों एक हिसाब से आप समझ लीजिए, एक संविधान हमारी पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर आपके पास 22 अध्याय हैं, 22 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को हम संविधान में किस रूप से जानते हैं, तो भाग के रूप में। और उसके अंदर 395 जो अनुच्छेद हैं वो भारत का शासन किस तरीके से होगा, भारत की राजकाज की व्यवस्था किस तरीके से होगी, प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकार किस रूप से दिए जाते हैं, तो उन्हें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद के अंतर्गत। और कुछ ऐसे विशेष हमारे जो उपबंध हैं जिन्हें अनुच्छेदों में उल्लेख कम किया गया, तो उनके लिए एक विशेष टॉपिक बनाया गया जिसे हमने कहा अनुसूचियां, शेड्यूल्स। तो हमारे जो भाग हैं इन्हें कहा जाता है पार्ट्स, और जो हमारे अनुच्छेद होते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स, और जो हमारी अनुसूचियां होती हैं इन्हीं को कहा जाता है शेड्यूल। ठीक है, तो हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां वर्तमान काल में हैं तो वो किस तरीके से अस्तित्व में आती हैं। तो यदि मैं बात करता हूं संविधान की अनुसूचियों की, ठीक है, संविधान की अनुसूचियों की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो इन्हें क्या कहा जाता है, शेड्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, संविधान के मूल भाग में, जब संविधान है, मूल भाग में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो बच्चों आप देखिए कि किस तरीके से हमारे अनुसूचियां अपने बारे में क्या क्या कहती हैं। अनुसूची संख्या 1 अपने बारे में क्या कहती है, अनुसूची संख्या 2 क्या कहती है, 3 क्या कहती है, 4 क्या कहती है, 5 क्या कहती है, 6 क्या कहती है, तो इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो अनुसूची है, पहला अनुसूची या प्रथम अनुसूची हमारी क्या कहती है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अर्थ क्या है इसका कि भारत की सीमा के अंतर्गत हमारे पास जो 28 राज्य हैं और 8
28 राज्य और 8 हमारा संघ शासित प्रदेश है, उनका उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जो राज्य हैं वो किस तरीके से स्वयं को राज्य कहेंगे, उन्हें किस तरीके की परिभाषा दी जाएगी। तो अनुसूची संख्या 1 भारत के राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में बताती है। इंडियाज स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, तो हमारा अनुसूची संख्या 1 कहता है। और अनुसूची संख्या 2 की यदि मैं बात करता हूं तो इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों, जैसे आप जानते होंगे हमारे संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और इनके बारे में हम उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, उनका वेतन कितना रहेगा, उनकी सैलरी कितनी रहेगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन पोस्ट की जो अपनी पेमेंट होगी, उनका जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, किस आधार पर रहेगी, वो हमारा सेकंड जो हमारा शेड्यूल है वो उसके बारे में आपको उल्लेख करता है, ठीक है। अगला हमारा जो तृतीय अनुसूची है, जैसा कि आप जानते होंगे राष्ट्रपति की 5 लाख होती है, उपराष्ट्रपति की 4 लाख होती है, भारत के प्रधानमंत्री की 1,60,000 रुपया वेतन होता है। तो इस तरीके का जो हमारा वेतन भत्ते को उल्लेख किया गया है वो हमारा अनुसूची संख्या 2 बताता है। तीसरी जो अनुसूची है वो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, उनके द्वारा ली जाने वाली ओथ। जब कोई संवैधानिक, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तत्पश्चात वो अपने पद की शपथ लेते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के तहत अपने जो पद है उसकी गरिमा का निर्वहन करूंगा, या भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने पद की गरिमा की शपथ लेते हैं, भारतीय संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। तो जो शपथ होती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची संख्या 3 में। तो पर इनमें जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं, केवल उनका ही यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अनुसूची संख्या 3 में भारत के जो हमारे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इसमें क्या लिखोगे आप, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, राज्यपाल को छोड़कर, क्योंकि इनके पद को यहां पर छोड़ा क्यों किया गया है, इनके लिए विशेष अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति जो हैं उनके लिए कौन सी शपथ होगी। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के लिए उल्लेख किया गया है। यदि मैं बात करता हूं उपराष्ट्रपति की, तो 69 आर्टिकल 69 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति के पद के शपथ की उल्लेख की बात की गई है। अगर मैं बात करता हूं राज्यपाल के पद की, अगर मैं बात करता हूं तो उनके पद के लिए भी शपथ का उल्लेख उनके लिए किया गया है, उनकी अनुच्छेद संख्या 159 में। तो उनके लिए विशेष तौर पर इसका प्रबंध किया गया है। परंतु अन्य जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है, चाहे वो हमारे मंत्रिपरिषद हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तो उनकी शपथ का उल्लेख हमारे कहां पर किया गया है, अनुसूची संख्या 3 में किया गया है। अगला हमारा अनुसूची 4 क्या कहता है, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन, ठीक है, द सेपरेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जितने भी पदाधिकारी होंगे, तो राज्यसभा हमारे संविधान का उच्च सदन माना जाता है, और उच्च सदन है अपर हाउस ऑफ द हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो अपर हाउस के लिए जो उनकी सीट्स होंगी किस तरीके से विभाजित किए जाएंगे, उसका उल्लेख अनुसूची संख्या 4 में किया गया है। 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, जहां पर हमारी कॉन्फ्लिक्ट वाली जो रीजन्स होती हैं, जो सेंसिटिव जोन्स होती हैं, उनके लिए किस तरीके से वहां पर प्रबंध किया जाएगा, तो अनुसूची संख्या 5 उसके बारे में उल्लेख करती है। अगला यदि मैं बात करता हूं छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची कहती है कि इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, क्योंकि इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, केवल 4 राज्य ही यहां पर उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से यहां पर हमारा प्रबंध किया जाएगा। और 7वीं यदि मैं अनुसूची की बात करता हूं, तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, विषयों का बंटवारा, ठीक है, के बीच विषयों का बंटवारा। अर्थ क्या है इसका, कि कोई ऐसे विषय होंगे जहां पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, यहां पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार संघ सूची के विषयों पर किसका होगा, संघ का होगा या यूनियन का होगा। राज्य सूची में केवल राज्य का होगा। और यदि मैं समवर्ती सूची की बात करता हूं, तो यहां पर केंद्र और
राज्य दोनों का संयुक्त रूप से होगा। सर आप सूची सूची कह रहे हैं, विषय विषय कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जैसे यदि मैं बात करूं, एक विषय ले लूं मैं, जैसे मैं बात करूं आपसे भारत की रक्षा प्रणाली, तो भारत की रक्षा प्रणाली में नियम कानून या उसमें कोई परिवर्तन लाने की जो शक्ति है वो केवल किसके पास है? संघ, यूनियन, भारत की लोकसभा, राज्यसभा, संसद के पास है। ठीक है। और राज्य की यदि मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड का जैसे अभी आप प्रशासन व्यवस्था देखेंगे, पुलिस प्रशासन है, और जो हमारा निचला जो हमारे नगर नियोजन प्रणाली है, इन पर जो संबंधित विषय हैं उन विषयों पर नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यों के पास है। इसी को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, इसे बोला जाता है स्टेट लिस्ट। और जहां पर राज्य और केंद्र दोनों, जैसे शिक्षा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, इसको मैं कह लूं शिक्षा, तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो शिक्षा ऐसा हमारा क्या है? विषय है। तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपना क्या सुनाएंगे? निर्णय लेंगे। अगली हमारी अनुसूची आती है 8वीं, जो कि मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें विभिन्न भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहां पर कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं हैं। ये 14 भाषाओं से जो 22 भाषाओं का जो संबंध है, उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ 21वां संविधान संशोधन 1967 किया जाता है, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत हमारे यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है। और 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, जिस तरीके से कुल हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो भाषा संबंधी प्रावधान हमारे जो अनुसूची संख्या 8 है वहां पर किया गया है। फिर हमारे पास क्या होता है? 9वीं अनुसूची बच्चों जोड़ा गया, इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। किस तरीके से जोड़ा गया, जरा इसके बारे में हम देखते हैं। तो अब आती है हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची संख्या 9। अब अनुसूची संख्या 9 में क्या रहा कि इसे सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसे पहले संविधान संशोधन संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया। 1951, क्षमा कीजिएगा, 1951, 51। तो 1951 के पहले संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची में क्या होता है कि 10वीं अनुसूची भी किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई होगी। तो इसे जोड़ा गया बच्चों 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, और इसका संबंध किससे था? दल बदल संबंधित, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हो गया? मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है और वो एक्स पार्टी से इलेक्शन में प्रतिभाग करता है। ठीक है, क्या माना कि एक बार चलो यहां पर देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति है एक्स पार्टी से, उसने क्या किया? इलेक्शन में भाग लिया। ठीक है, इलेक्शन में उसने भाग ले लिया और उसी एक्स पार्टी से वो इलेक्शन जीत भी गया। ठीक है, पर जब वो जीता और सदन में गया और उसने क्या कर दिया? वहां जाने के बाद वाई पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, वाई पार्टी ज्वाइन कर ली, और वाई पार्टी ज्वाइन कर ली है तो क्या वो उसी दल का सदस्य फिर से रहेगा जिसके वजह से उसने चुनाव जीता था? तो इसके बारे में हमारे जो राजीव गांधी थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि एक इस तरीके का नियम निकाला जाए कि हमारा जो भी हमारे सांसद हैं या हमारे विधायक हैं, वो इस तरीके की कोई प्रक्रिया को ना अपनाएं। तो इसी के लिए एक प्रावधान निकाला गया, यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसका अधिकार लोकसभा के या सदन के जो अध्यक्ष होंगे उनके पास होगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। अगला हमारा आता है 11वीं अनुसूची। सर ये 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची कहती है, सबसे पहले तो इसको जोड़ा किससे गया बच्चों? इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन, इसे जरूर लिखिएगा, 73वें संविधान संशोधन
1992 के तहत इसे जोड़ा गया, जिसका संबंध था पंचायती राज संस्थाओं से। त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में आपने सुना होगा, हाल ही में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसके अधीन क्या क्या प्रावधान आएंगे, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया हमारी 11वीं अनुसूची में, जिसे लागू किया गया था बच्चों कब? 24 अप्रैल 1993 को। और जिस कारण 24 अप्रैल को इसको हमने लागू किया गया था, तो हमारा जो 24 अप्रैल का दिन है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हमारा पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, ध्यान रखिएगा, ये 24 अप्रैल का ही बार पूछा गया है उत्तराखंड के भी प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, और पूछने योग्य प्रश्न भी है, ठीक है। अगला है 12वीं अनुसूची, इसका संबंध, इसको जोड़ा किससे गया? इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, और इसे जोड़ा गया था, तो इसके अधीन क्या था? और ऊपर पंचायती राज वाले के पास हमारे 29 विषय थे, और इसके अधीन कितने विषय हैं? 18 विषय दिए गए थे, जिसको क्या बोला जाता है? नगर निकाय संबंधित हमारा अनुसूची। संबंध किससे था इसका? इसका संबंध किससे था? नगर निकाय, म्यूनिसिपैलिटीज, आप देखते होंगे ना, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। तो इस तरीके से हमारे 12 जो अनुसूचियां हैं वो अस्तित्व में आती हैं। पहला यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर होता है। तो संविधान की 12 अनुसूचियां तो हमने क्लियर कर ली है, 8 मूल संविधान में थी, और हमारी जो अगली जोड़ी गई है 4, वो हमारी ये रही। और किस किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, अति महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए, इसे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? अनुच्छेदों के बारे में या भाग के बारे में। तो संविधान में मैंने कहा था जैसे कि आपसे कि संविधान में 22 भाग थे। अब उन 22 भागों की हम बात करते हैं, किसके बारे में? 22 भाग के बारे में, ठीक है। इसी को बोला जाता है पार्ट्स। आप इसको एक इस तरीके से लीजिएगा कि संविधान की, जब आप भारतीय संविधान की पुस्तक को खोलते हैं, तो खोलने में अगर आपको देखना है कि भारतीय संविधान में किस चैप्टर में कहां पर क्या लिखा गया है, एक हिसाब से आप इसको अपना अध्याय लगा लीजिए, चैप्टर लगा लीजिए, ठीक है, किताब के चैप्टर लगा लीजिए। तो भाग जो है संविधान के चैप्टर समझ लीजिए। तो उसमें जो हमारे संविधान के भाग हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से हैं। तो कुल कितने भाग हैं संविधान में? मूल संविधान में भी 22 भाग थे, और अभी वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं, ठीक है। संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अभी भी 395 हैं। वो बात अलग है कि इसके अंतर्गत कई सारे संविधान संशोधन के तहत उसी अनुच्छेद के अंतर्गत ही कुछ अन्य भाग जोड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मूल जो उसका ढांचा था उसे हमने परिवर्तित नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो संविधान के जो भाग हैं, चलिए वो क्या कहते हैं हमसे। तो पहला चैप्टर या पहला भाग हमारा क्या कहता है? पहला पार्ट क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इंडियाज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारत का जो क्षेत्र है वो कितना है? 28 राज्यों से वर्तमान में मिलकर बना हुआ है। उस समय 14 राज्य हुआ करती थी। तो किस तरीके से भारत के क्षेत्र में हम लोग भारत का क्षेत्र कहेंगे, तो उसके बारे में उल्लेख करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारत। अगला, भारत उस क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक, कि अगर कोई भारत में कोई जन्म लेता है, कोई पंजीकरण करता है, किसी के माता पिता दादा भारत के रहे हों सन 1947 से पहले, तो उनको किस तरीके से हमारे नागरिकता भारत की दी जाएगी, और भारत के नागरिक होने के बाद उन्हें किस तरीके के भारत के नागरिक के अनुरूप मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। तो उन व्यक्तियों के पास, जैसे आप देखते होंगे, समानता का अधिकार सभी के पास है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी के पास है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास है, ठीक है, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से जो लोगों को अधिकार दिए गए, उस क्षेत्र में नागरिकता प्रदान लोगों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करेगी सरकार, उसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगला, और उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके भले के लिए या उनको और ज्यादा वातावरण प्रदान करने के लिए राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश ही क्या कहलाते हैं? नीति निर्देशक तत्व। इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज।
जिन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था, ठीक है। इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 से 51 के बारे में। और फिर आते हैं बच्चों अति महत्वपूर्ण, रूस से हमने क्या ग्रहण किए थे, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बारे में आप लोगों का कर्तव्य क्या होगा कि यदि आप भारत के नागरिक हो तो, ठीक है, आप भारत के संस्कृति, तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, भारत में अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे और किस तरीके के ऐसे प्रावधान रखेंगे जिससे भारत का विकास हो। आप लोगों का कर्तव्य क्या क्या बनता है, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति से आता है और रूस के संविधान से हमने इसको 42वें संविधान संशोधन से भाग 4 क में डाला है। अगला हमारा संघ, यूनियन, भारत जो हमारा क्षेत्र है वो भारत क्षेत्र कहा किसे जाएगा, भारत संघ के अधीन जो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, तो इस पद को यूनियन के अंदर रखा गया है कि भारत अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक कि जो भारत के संघ के अंतर्गत, जैसे आप राष्ट्रपति को देखते हैं, उपराष्ट्रपति को देखते हैं, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, संसद को, और उसके बाद आप भारत के महान्यायवादी को देखते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, तो उस सभी का प्रावधान जो संघ के अधीन आता है वो भाग 5 के अधीन है। अगला आप बात करेंगे स्टेट की। अब राज्य कौन होंगे, राज्य कहां पर आते हैं, तो 152 से 237 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके अधीन हम राज्य के राज्यपाल, भारत वो राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके बारे में जानते हैं। अगला क्या आता है बच्चों कि पहली अनुसूची के भाग ख, और यहाँ पर भाग ग भी आता है, तो इसे निरसन कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ये समाप्त हो चुका है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये भारत के अधीन जो अन्य राज्य क्षेत्र है उनके बारे में उल्लेख करता था, तो इसे हटा दिया गया, तो ये वर्तमान में क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। और अगला आता है भाग 8, जिसको संघ और राज्य क्षेत्र, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बारे में उल्लेख करता है 239 से 242 तक। अगला है पंचायतों का प्रावधान 243 से 243 क से ण तक। अगला है 9 का ए, नगर पालिकाएं, जो कि हमारे 243 तो से 243 य छ तक रहता है। अगला 9 बी, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटीज, इसके बारे में उल्लेख करता है 243 से 243 य ज से 243 य 9 तक। अगला है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए जो हमारे उल्लेख हैं 244 से 244 क तक है, ठीक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण विषय आता है संघ और राज्य के बीच संबंध, जिसमें आप देखते हैं राज्यों के बीच में यदि कोई क्षेत्र विवाद होता है तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल होता है, संघ राज्य जो समिति होती है उसका, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल का। और यदि कोई जल विवाद होता है तो उसके लिए 262 जो अनुच्छेद है उसके बारे में उल्लेख इसी के अधीन किया गया है। अगला है वित्त, संपत्ति और संविदाएं वाद, जिसमें हम 264 से लेकर 300 क तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं संपत्ति का जो हमारा मौलिक अधिकार शुरुआत में था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत शिफ्ट कर दिया गया। कहां डाल दिया गया, एक विधिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 क के अधीन। अगला भारत के राज्य क्षेत्र, भीतरी व्यापार, वाणिज्य एवं संगम, इसके बारे में अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। अगला हमारा आता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, उसके बारे में हमारा उल्लेख करता है 312 अनुच्छेद, इसी के अंदर आता है जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, लोक सेवाएं, ठीक है, इसी के अंदर आता है। जैसे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसके बारे में उल्लेख करते हैं। और इसी में आता है अनुच्छेद 315 जो कहता है यूपीएससी क्या होगा। अगला स्टेट पीसीएस क्या होगा, इसके बारे में उल्लेख करता है। तो ये हमारा भाग 14 कई बार पूछा गया है। भाग 14 में हमारा यूपीएससी का और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के उल्लेख किया गया है। अगला हमारे प्राधिकरण को, इसको 323 क से 323 ख में डाला गया है। अगला निर्वाचन संबंधी, ये ध्यान रखिएगा वर्तमान में अभी इलेक्शन हो भी रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और कई सारे राज्यों में, बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन के बारे में 324 से 329 तक है, ठीक है। अगला कुछ वर्गों के संबंधित विशेष उपबंध कि जैसे आप एससी और एसटी के लिए या पहले जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए कौन सी सीट रिजर्व रहेगी उसके बारे में उल्लेख करता था, कौन सा भाग 16। और जो हमारी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि क्या है, हिंदी,
तो और उससे संबंधित जो प्रावधान है वो 243 से 351 तक है। अगला आपात उपबंध इमरजेंसी रिलेटेड जो प्रोविजंस है 352 से 360 तक, जिसमें आप राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन राज्यों में और वित्तीय आपात। अगला है प्रकीर्णन, अगला है संविधान में संशोधन, कोई अगर सुधार के तहत, जैसे आपने अभी अनुसूचियों को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जैसे आप हमारा किसे देख रहे थे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी में परिवर्तित कर दिया गया। अगला संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यदि नाम परिवर्तन, निरसन या संविधान के बारे में जो उल्लेख किया गया है अंतिम रूप से अनुच्छेद 395 में किया गया है। तो संविधान में कुल मिला के हमारी 395 अनुच्छेद हैं और यही संविधान के पूर्ववर्ती भी थी। तो इसी तरीके की अन्य जानकारियों के लिए आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हमारी वेद3 क्लासेस को अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।